सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, जो कल टॉपिक किया था उसकी समझ आई थी आप लोगों को? कल जो हम लोगों ने कंपटीटर एनालिसिस किया उसकी समझ आई थी या नहीं आई थी? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सर आ रही है आवाज क्लियर? तो जो कल में आप तो थे नहीं, आप लेट आए थे क्लास में, तो उस वक्त मैम ने लिंक ज्वाइन किया था कल क्लास का और उनके यहाँ लाइट चली गई थी। फिर होस्ट वो थी, वही सिर्फ अलाउ कर सकती थी, तो इसलिए मेरे पास नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा था आपका। बाकी स्टूडेंट्स को समझ आई थी? मैं वो रिकॉर्डिंग देख लूंगा और दूसरा मैं अभी भी जरा बाहर हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, मैं साथ साथ बहरहाल अटेंड कर रहा हूँ क्लास को, तो बाद में जो मिसिंग होगा रिकॉर्डिंग से देख लूंगा इंशाल्लाह। श्योर इंशाल्लाह। शायद बाकियों को आवाज नहीं आ रही मेरी। एक्सक्यूज मी, अगर माइंड ना करे तो कल हाँ अगर कल वाला लेक्चर दोबारा रिपीट हो जाए। कल जरा समझ नहीं आई थी, असल में क्लास कट रही थी और वीडियो भी कट रही थी। अगर हो सके तो काइंडली वही रिपीट कर दें आज। चलें, वही कर देता हूँ, मेरे लिए इशू नहीं है। आपने रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं लिया? इसमें भी नहीं समझ आ रही थी ना, क्योंकि वीडियो नहीं आ रही थी साथ साथ, इसलिए मैंने कोशिश की लेकिन नहीं समझ ऐसे आ रही थी। अच्छा चलें ठीक है। बाकी सबको आई थी समझ या नहीं आई थी? नहीं सर, कुछ कुछ आई थी। मतलब रिपीट कर दूं मैं? सर कर दें तो अच्छा होगा। ठीक हो गया। क्योंकि सर जब तक हमें वो क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे भी नहीं होगा। हाँ ऑब्वियसली आगे समझ ही नहीं आनी फिर। जी सर। चलें ठीक है, मैं प्रीवियस टॉपिक के बाद। जी कल जितनी समझ आई थी वो तो बताए ना। कल आप लोगों को क्या समझ आई थी वो बताएं। सर आप स्टार्ट करें ना, 1 बाय 1 क्वेश्चन करके पूछें, तब फिर हम आपको क्लियर बताते हैं कि इसकी आगे वही इसकी नहीं आ मैं रही। पूछ रहा हूँ कि कल समझ क्या आई थी? कुछ थोड़ी बहुत तो आई होगी ना, या पूरा घंटा एवं जाया हो गया था, कुछ भी समझ नहीं आई? नहीं सर, कुछ ना कुछ तो काफी सारी आई थी। अब ये तो नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आई थी सर। वो जो हम वो सर्च वॉल्यूम वगैरह जो सारा आप एनालिसिस कर रहे थे वो समझ आ गई थी। आखिरी वाले की समझ आ रही थी, मुझे वो शुरू वाले में कंफ्यूजन थी। जो वीडियो पॉज हो जाती थी और ऑडियो चल रही थी उसमें मुझे बहुत मसला है। चले ठीक है। एक्सटेंशन लग गई आप सबकी हीलियम 10 की? नहीं सर, मेरी अभी तक नहीं लगी। जी अब्दुल जब्बार, मिसुजमा। सर समझ तो आई थी लेकिन मैंने प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस है वो नहीं कर सकी मैं। ठीक है। और रिस्पॉन्स काइंडली दिया करें, जब क्लास से रिस्पॉन्स नहीं मिलता फिर मेरा दिल ही नहीं करता पढ़ाने का। रिस्पॉन्स तो एटलीस्ट दिया करें। मैं क्वेश्चन तो कर नहीं रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ समझ आई थी या नहीं आई। नहीं आई सिंपल कह दें सर नहीं समझ आई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आई है ठीक है सर, आ गई है, नेक्स्ट मूव करता हूँ। रिस्पॉन्स तो दे दिया करें ना। चलिए मैं कल वाला टॉपिक सारा और रिपीट करता हूँ। मैं भी इनको कहने लगा था, ग्रुप डिस्कशन में भी देखें, बहुत कम एक क्यूरीज होती हैं। बहुत दफा ये होता है कि अगर कोई इशू रेज करे तो उससे भी समटाइम बंदा कहता है चलो रिसर्च करके नेट पे जरा देख लेते हैं। तुम्हारी ग्रुप डिस्कशन भी बहुत कम है, सारे मेंबर बहुत ढीले हैं, बहुत ज्यादा ढीले हैं यार। मैं तो कह के
थक गया हूँ आप लोगों को। खैर मैं ग्रुपिंग करूंगा इंशाल्लाह 1-2 दिन तक आप लोगों की, फिर उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स वाइज कर लीजिएगा। होप सो ग्रुप में होंगे तो शायद कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो जाए। मैंने कल हीलियम 10 की एक्सटेंशन लगानी सिखाई थी। क्या मैंने बताया था आप में से आज के लैपटॉप है? कोई नहीं है। मैं मरियम आप लैपटॉप पे है ना? यार स्क्रीन तो शेयर करें काइंडली। जी मैं मरियम थोड़ा जल्दी कीजिएगा काइंडली। जी जी आप ही से हो। स्क्रीन शेयर करें, मैं बस एक्सटेंशन लगानी सिखानी है, मेरे पास ऑलरेडी लगी हुई है। अगर मैं वो एक बार हटाता हूँ तो मेरे पास पेड है, फिर टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। मैम सिर्फ शेयर करनी थी। जी न्यू टैब ओपन करें, मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ इन पे आपको। एक और बात, जब भी आप Amazon का कोई भी काम करना है आपका सर्च इंजन गूगल होना चाहिए। सर्च टैब में आपने लिखना है हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। सर्च बार में लिखें क्रोम एक्सटेंशन। ये जी नीचे जाएं। जी ये वेबसाइट आप लोगों के सामने है, जिस पे क्लिक करें। नीचे करें, डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे। वो एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिएगा, जो ऊपर आपकी प्रोफाइल के साथ हैमर बनी हुई है वहां पे। मेरा अकाउंट लॉगिन करके बैठी और इसमें बनी हुई है। जी यहाँ पे क्लिक करें, स्वाइप करें नीचे, हीलियम 10 है यहाँ पे? नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हीलियम 10 साइन इन आपके पास ऑलरेडी है अकाउंट। इसे रिमूव कर दें, यहाँ से रिमूव कर दें इसे। आप लोगों ने ये काम नहीं करना, ये ऑलरेडी सेटअप हुआ हुआ था इसलिए वो खत्म करें, आप लोगों के पास ये झंझट नहीं होगा। ठीक है, तो इसे खत्म करें, बस वहाँ सर्वे नहीं देने की जरूरत ही नहीं है, बस कैंसिल कर दें। आप अगेन वापस से अपनी वेबसाइट पर रिफ्रेश कैसे।
साइन इन करें, आपके पास डैशबोर्ड भी साइन इन नहीं हुआ, साइन इन करें, साइन इन। दो मिनट में आपको ईमेल बताता हूँ, लेकिन ईमेल थी, मेरी पुट कर दें 1 वाली। ये मसला होता है, चले मैं बता देता हूँ, फिर वो रहने दें। मुझे लगता है उस पर भी ऑलरेडी पेड अकाउंट चल रहा है। आप मेरी करें जी, शक्ल देख @gmail.com, SHAK LDEDED KH @gmail.com। मे भी इस पे फ्री एक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि मैं यूज नहीं करता, ये सिर्फ ब्राउजिंग वगैरह के लिए। पासवर्ड कुछ भी डाल दें, आपको पता है पासवर्ड। नहीं, इस बनाना पड़ेगा यही चीज। चले ठीक है, मैं खुद करवा लेता हूँ, अकाउंट बनाना फिर बहुत लंबा काम हो जाएगा, या फिर साइन अप कर दें फिर। चले करें फिर। ये अगेन सारा स्टार्ट से जो आपको साइन अप करना सिखाया था कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है, वो सारा तरीका का है। मैंने मुजम्मिल की मेल पे बनाया था अकाउंट। मुजम्मिल अपनी ईमेल बताइएगा। मुजम्मिल अफजल, MUZAMMILAFZAL @gmail.com। वो मैं सेंड करता हूँ, शायद मेरे पास पड़ा हो। ठीक है, मैं सेंड कर रहा हूँ। मुजम्मिल की स्पेलिंग गलत लग रही है। ये मुजम्मिल के स्पेलिंग चेक कीजिएगा काइंडली। मैं सिम पे कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपने मुजम्मिल अफजल भी गलत लिखा, टोटली गलत लिखा है मैडम। MUZAMM, आपने डबल एल, हाँ जी, डबल M। हाँ जी, AFZ आपने G डाला है, ZAL अफजल। जी पासवर्ड आपके पास पहुंच है। आपने @ के आगे 157 नहीं डाला। @ से पहले या पहले @ के बाद? हाँ पहले बाद में है मेरे पास। बाद में? हाँ जी। ऐसा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, ऑलरेडी आज 17 मिनट हमारे वेस्ट हो चुके। सॉरी 157 फिर @ है। 157 यही लिख रहे हैं। जी जी ठीक है। पासवर्ड मैंने
आपको भेजा है सिम पे एज इट इज एम कैपिटल होगा चलें छोड़ें फिर मैं आपको देख आप में से बाकी भी कोशिश क्या करें लैपटॉप तो एक एटलीस्ट कोई एक स्टूडेंट रखा करें क्योंकि मेरे पास पेड है अगर मैं एक बार लॉग आउट करता हूँ फिर मुझे लॉग इन करवाने के लिए टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा मैं पेज को रिफ्रेश करके कीजिएगा अभी ये हीलियम 10 में अपडेट आई है पहले ये साइन इन का झंझट था ही नहीं डायरेक्ट एक्सटेंशन ऐड हो जाती थी ठीक है वेबसाइट चेंज करें पीछे दें जल्दी से इसे खत्म कर देना ना करें इस पे टाइम वेस्ट हो गया जी वेबसाइट देखें वही इसमें वेबसाइट चेंज करें वेबसाइट आपने डोमेन और चेंज की थी यही पहले वाली थी हीलियम 10 की ऑफिशियल वेबसाइट है ये नीचे ये याद रखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट कोशिश करें जो भी हो मैं जितने भी टास्क करवाता हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पहली वेबसाइट ही दूं ठीक है क्योंकि जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही होती है वो प्रोफेशनल और ऑफिशियल वेबसाइट होती है डाउनलोड नाउ करें आप डाउनलोड करें एक्सटेंशन या डाउनलोड नाउ का ऑप्शन था उस पर क्लिक करें एक्सटेंशन डाउनलोड होगी ठीक है डाउनलोडिंग हो रही है डाउनलोडिंग होने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम का इस पे क्लिक करेंगे आप ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा है ऐड एक्सटेंशन ऑप्शन आ गया आपके पास एक नोटिफिकेशन पॉप हुए आपने ऐड कर दिए अब जो हैमर सा ऊपर है आपकी प्रोफाइल के साथ एक एक्सटेंशन का आइकन है वेबकर से ले जाइएगा वहां हैमर सा बना हुआ है एक्सटेंशन वाले यहाँ पे जहाँ पे अभी मैम ने कर्सर रखा हुआ है एक्सटेंशन वाला इस पे क्लिक करेंगे आप लोग एक्सटेंशन ऐड करनी है ना पिन नहीं हुई है अभी तक इधर से ऐड हो गई है यहाँ पे ऐड हो गया अब यहाँ हैमर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें हीलियम 10 की एक्सटेंशन आई हुई है ये जो सामने पिन है इसे क्लिक करेंगे ये ब्लू हो जाएगी और इसका आइकन ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा कर देना और देखिए ऊपर आइकन आ गया है ये मैंने कर्सर घुमा दिया वहाँ ये इस तरीके से आपने एक्सटेंशन लगा देनी है सिंपल है कोशिश कीजिएगा वेबसाइट पे लीजिएगा बाकी वेबसाइट्स में काम मुश्किल होता है पहले साइन इन करो या साइन अप करो फिर जाके एक्सटेंशन ऐड होती है जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी डोमेन सही होती है ये डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड नाउ का ठीक है थैंक यू मैम बस काफी है जी स्क्रीन विजिबल है मेरी आप सबको एक्सटेंशन ऐड करने से पहले मैंने आपको ये साइन अप करना सिखा दिया था कि आपने हीलियम 10 के डैशबोर्ड में साइन अप कैसे करना है ये आपके पास डैशबोर्ड था इस पर आप पहले भी वर्किंग कर चुके हैं आप लोगों ने ब्लैक बॉक्स भी यूज किया उससे प्रोडक्ट फाइंड आउट किया आज मैं ब्लैक बॉक्स नहीं यूज करूंगा गूगल ट्रेंड की समझ आई थी आप लोगों को या गूगल ट्रेंड की नहीं आई थी किस किस को गूगल ट्रेंड की समझ आई थी गूगल ट्रेंड की समझ आई थी या नहीं आई थी बस इतना बता दो
तो नहीं हाँ आई। या ना में जवाब नहीं आई थी। ठीक हो गया, बस ये टाइम लगता है, 2 मिनट लगते हैं। आपने क्या करना है, जब भी ब्लैक बॉक्स से कोई प्रोडक्ट हंट करना है, ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट हंट करना तो आता है ना, कैसे आपने क्राइटेरिया पुट करना है वो तो क्लियर है ना। जी सर। ठीक हो गया, जैसे ही आपने कोई प्रोडक्ट हंट कर लिया, लेट्स सपोज मैंने प्रोडक्ट हंट किया यूएसए मार्केट का, कोई भी रैंडमली, मैंने कल भी आप लोगों को करवाया था, लेट्स सपोज मैंने किया फ्राई पैन, ये मैंने प्रोडक्ट उठाया। ठीक है, ये कीवर्ड मैंने कहां से उठाना था, जो प्रोडक्ट मैंने ब्लैक बॉक्स से हंट किया उसके डिटेल पेज पे जाके उसके टाइटल से मैंने ये कीवर्ड उठाया। ये आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। अब इस पे आपने क्या करना है, मार्केट प्लेस विजिट करनी है उस कीवर्ड पे। मार्केट प्लेस विजिट करने से पहले आपने क्या करना है, उस कीवर्ड को कॉपी करना है और उस कीवर्ड का गूगल ट्रेंड चेक कर लेना है। अब गूगल ट्रेंड कैसे चेक करना है, आपने गूगल ट्रेंड पे गूगल की सर्च बार में जाके लिखना है गूगल ट्रेंड। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स लिख के पहली वेबसाइट आपने इसकी भी यूज करनी है। आपके पास इस तरह का पेज आएगा। अब ये ख्याल रखना है कि आपने जिस मार्केट प्लेस में वो प्रोडक्ट हंट किया था, आपने वही मार्केट प्लेस यहाँ से चेंज करनी है। आपने किस मार्केट प्लेस में वो प्रोडक्ट हंट किया था, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की थी, तो आप यहाँ पे यूएसए सेलेक्ट करेंगे, यूएस। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने वो कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सर्च करना है। अब सर्च करने के बाद उसका ग्राफ आएगा लास्ट 12 मंथ का। हमने क्या देखना है, लास्ट 5 ईयर का। लास्ट 5 ईयर का ग्राफ हमारे सामने लोड हो रहा है। ये लास्ट 5 ईयर का ग्राफ है और इसका ग्राफ भी अच्छा है। आपको पता है, आपको क्राइटेरिया में समझाया गया था कि ग्राफ 25 वाली लाइन से नीचे ना हो। आप लोग देख रहे हैं, 25 वाली लाइन से नीचे नहीं है, 25 वाली लाइन से ऊपर ही है। इट्स मीन कि इसका ग्राफ अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है। अब इसमें कोई साइन सीजनैलिटी या ट्रेंडी का नहीं है। देखें, जो ग्राफ है वो 0 वाली लाइन पे नहीं आ रहा। ये लाइन 25 की है, जहां भी मैंने कर्सर रखा हुआ है, जहां पे ये 25 और 25 की लाइन है, नीचे 0 की लाइन है। और ये जो ग्राफ चल रहा है वो 75 और 50 की लाइन के दरमियान चल रहा है, 75 और 50 की लाइन के दरमियान। ठीक है, इट्स मीन पिछले 5 साल में इस प्रोडक्ट की सेल्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। पिछले 5 साल में इसका रिकॉर्ड साफ पड़ा है। ये गूगल ट्रेंड, ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि पिछले 5 साल में इसे कोई लॉस नहीं हुआ इस प्रोडक्ट को। इट्स मीन नेक्स्ट 5 साल में भी कोई नहीं होने वाला। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि लोगों को डेली बेसिस पे यूज करना होता है, तो इसकी सेलिंग ज्यादा है, सेल्स ज्यादा होती हैं। इस ग्राफ से हम सेल्स का भी अंदाजा लगाते हैं, गूगल ट्रेंड का भी, मार्केट प्लेस में ट्रेंड का भी अंदाजा लगाते हैं। अब इस ग्राफ को देख के मुझे अंदाजा लग रहा है कि फ्राई पान जो है वो यूएस की मार्केट में भी अच्छा खासा सेल हो जाता है। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि पता नहीं यूएस में भी फ्राई पान लोग खरीदते होंगे या नहीं खरीदते होंगे, लेकिन इस ग्राफ को देख के अंदाजा हो गया कि नहीं, वहां भी ट्रेंड अच्छा है, लोग खरीदते हैं इससे ज्यादा। इस तरह का ग्राफ जो होगा वो आपके यहाँ बेस्ट ग्राफ कंसीडर किया जाएगा। अभी मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ। लेट्स सपोज अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कल भी मैंने एग्जांपल दी थी क्रिसमस ट्री की। क्रिसमस ट्री की मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को। इसका ग्राफ देख रहे हैं, पिछले 5 साल का ये ग्राफ है। इसका 5 पहाड़ियां बनी हुई है, पहाड़ियां मीन स्लोप, 5 स्लोप्स बनी हुई है। बाकी पूरा साल वो ग्राफ 0 पे रहा है, लेकिन सिर्फ नवंबर और दिसंबर के कुछ दिन, यहाँ पे देखें टॉप पे जब गया, क्या डेट थी जी, 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक, तकरीबन ये कितने दिन गया है जी, 6 दिन ये टॉप पे रहा है। ये प्रोडक्ट 100 तक गया है, लेकिन बाकी पूरा साल ये कहाँ रहा है जी, 0 0 0। और फिर कहाँ जाता है जी, फिर अगले साल, फिर 2018 में फिर ये कब, दिसंबर, नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक कुछ दिन के लिए टॉप पे है, फिर बाकी पूरा साल 0 पे रहा है। फिर 2019 में भी यही सूरत हाल रही, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में टॉप पे आया, ठीक है, और फिर 0 पे आ गया पूरा साल। मतलब साल में ये सिर्फ नवंबर के लास्ट और दिसंबर के कुछ दिन बिकता है, बाकी पूरा साल 0 पे रहता है। अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ऐसा प्रोडक्ट हंट करके देंगे
तो आपकी रेपो इफेक्ट होगी। आपने ऐसे प्रोडक्ट हंट करने हैं जो पूरा साल सेल आउट हो। आप ये प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, ये भी बुरा नहीं है, लेकिन एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ये बुरा है। आपने जो भी देना है ऐसा प्रोडक्ट देना है जो पूरा साल चले। ये प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट वो सेलर लॉन्च कर सकते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में बैठा हो, जिसे मार्केट के फ्लो का पता हो कि अब ये नेक्स्ट कौन सा सीजन आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा ट्रेंड पे जाएगा, मैं वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं। लाइक जिस तरह आजकल कोरोना के डेज में पहले स्टार्ट, अभी तो कोई नहीं मास्क पहन रहा, पहले मास्क जो था सर्जिकल मास्क नॉर्मल जिसे कोई पूछता नहीं था, 5 रुपए का होता था, वो 20 रुपए का हो गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैं सर्जिकल मास्क की एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। सर्जिकल मास्क का ग्राफ चेक कीजिएगा, देख रहे हैं पहले कोई पूछता ही नहीं था। 2020 जब कोरोना आया ये इतना टॉप पे गया कि 100 तक गया, फिर आहिस्ता 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 ये डाउन आ गया ये, ठीक है, और अब फिर उसकी वही नॉर्मल रूटीन हो गई है। मतलब पहले भी देखें पिछले 5 साल से किसी ने मास्क को पूछा ही नहीं था, मतलब बहुत रेयर केसेस थे कि लोग देखते थे। और अब यहाँ पे देखें जब कोरोना आया कितना रूज पे चला गया था, फिर फॉल आ गया। तो मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो एक मखसूस वक्त के लिए हो, अब ये क्या था ट्रेंडी प्रोडक्ट, एक मकसद के लिए आया, एक वक्त के लिए आया, फिर जीरो पे चला गया। अब जिन लोगों ने लास्ट 2020 की जनवरी में स्टार्ट किया अपना प्रोडक्ट भेजा, वो लोग तो, वो सेलर तो बड़े मुनाफे में गए क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा सेल्स हुई, इन्होंने करोड़ों में कमाया। लेकिन जो बेचारे अभी भेजते हैं, लाइक अभी कोई नया आता है, वो ये सोचता है कि जी मैं मास्क भेजता हूँ, मास्क बड़ा बिका था पिछले कुछ महीने, पिछले 1 साल में, तो मैं मास्क अभी भेजता हूँ। तो अभी वो भेजेगा तो क्या है, आगे आप ग्राफ देख रहे हैं जीरो पे जा रहा है, तो अभी वो जाएगा तो लॉस ही होगा उसका, उससे फायदा नहीं होगा। इसी वजह से आपने वो ग्राफ लेना है जो पहले दिखाया आपको फ्राई पान का, वो बेस्ट ग्राफ था। ठीक है, ये इस तरीके से आपने गूगल ट्रेंड से अंदाजा लगाना है मार्केट का, और ग्राफ रीडिंग करनी है कि उससे अंदाजा होगा कि ग्राफ जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल होता है या नहीं होता, कितना सेल होता है, लोग कितने सर्च कर रहे हैं उस ग्राफ को, उस प्रोडक्ट को, ये अंदाजा हो जाता है एक ग्राफ देख के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम था, लेट्स सपोज यही मैंने फ्राई पान ही किया, इसकी मार्केट प्लेस ओपन की, मार्केट प्लेस ओपन हो गई फ्राई पान की। देख लें ये सारे फ्राई पान ही है, आप जो प्रोडक्ट मैं चाह रहा था वही है। प्रोडक्ट को आपने एक बार थोड़ा सा देख लेना है कि जो कीवर्ड आपने पुट किए हैं क्या वो सही है, मतलब आपका प्रोडक्ट वाकई वही आ रहा है जो आप चाह रहे हैं, जी वही आ रहा है प्रोडक्ट। अब इस मार्केट प्लेस पे, अब यहाँ पे मैं कोई एक सिंगल प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन नहीं है, पूरी मार्केट प्लेस ओपन है। यहाँ पे देखिए ज्यादा सारे सेलर बैठे इसलिए मैं पूरी मार्केट प्लेस बोल रहा हूँ, समझिए पूरा बाजार है फ्राई पान का, यहाँ पे ज्यादा सारे सेलर बैठे हैं, किसी एक सेलर का मैं डिटेल पेज ओपन नहीं किया हुआ। अब इस जगह मैंने क्या लगाना है, हीलियम की एक्सटेंशन लगानी है। अब हीलियम की एक्सटेंशन जो यहाँ पे आपको मैंने अभी सिखाई है कि आपने एक्सटेंशन ऐड कैसे करनी है, उस आइकन पे आपने क्लिक करना है। आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा एक्स-रे का, आप एक्स-रे पे क्लिक करना है। जैसे ही एक्स-रे पे क्लिक करेंगे आपके पास पेजेस कुछ प्रोडक्ट्स लोड होंगे, जिस तरह आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल है। प्रोडक्ट लोड होने के बाद आपके पास सारा डाटा आ जाएगा। मैं मरियम पे इस तरह कीजिएगा, जो कल वीडियो अपलोड की थी वो हटा दीजिएगा, वो खराब थी, उसे डिलीट कर दीजिएगा, ये अपलोड कर दीजिएगा। अब ये देखें इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम 7102 है, ठीक है, ठीक है सर्च वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि इसका देखें टोटल रेवेन्यू भी देखें कितना ज्यादा है। एवरेज रेवेन्यू देखें, एवरेज प्राइस 45 से रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, बीएसआर 25,000 से कम है। बीएसआर आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, बीएसआर आपने पढ़ा था 25,000 से कम होना चाहिए, मैंने बताया था आप लोगों को। एवरेज रिव्यूज इसके 7,275 है, रिव्यूज इसके जाते हैं एज कम्पेयर टू क्राइटेरिया, लेकिन ये एवरेज है, ये 60 लोगों के रिव्यूज हैं। हमें 60 के साथ कंपीट नहीं करना, हमारे कंपटीटर टॉप 10 लोग हैं सिर्फ। जो क्राइटेरिया आपको पढ़ाया गया है
उस क्राइटेरिया में आपने देखा है कि वहां हर पॉइंट के साथ लिखा हुआ था टॉप 10 टॉप 10 टॉप 10। तो वो टॉप 10 जो मेरे कंपटीटर हैं वो कौन से हैं, 1 से लेके 10 तक बेसिकली तो मेरे ये हैं। लेकिन ये जो पहले 4 आए हुए ना, ये जो पहले 4 आए हुए जिनके सामने एसपी लिखा हुआ है, स्क्रीन जूम करके देखें, जिनके सामने एसपी लिखा हुआ है ये स्पॉन्सर्ड हैं, ये ऐड लगा के आए हुए हैं, ये इनकी अपनी असल लोकेशन नहीं है। लाइक एग्जांपल आपको मैं दूं तो लेट्स सपोज आपकी एक क्लास है, क्लास में टॉप जो 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप अपनी क्लास में टॉप करना चाह रहे हैं तो आपका कंपटीशन किन के साथ होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले के साथ, टॉप 3 वालों के साथ आपका कंपटीशन होगा। अगर मैं कहता हूँ कोई और एक बाई की क्लास का, मतलब 7 वाले सेक्शन का सेम क्लास और 7 वाले सेक्शन का स्टूडेंट आ जाए, चाहे वो उस सेक्शन का टॉपर हो, मैं कहता हूँ 2 दिन के लिए वो इधर आ जाए, सिर्फ आपकी क्लास में आता है, और फिर क्या होता है, फिर उसने अपनी क्लास में वापस चले जाना है, और आप अपनी क्लास में टॉप करना चाह रहे हैं, तो आप उसके साथ कम्पीट नहीं करेंगे, आपके कंपटीटर वो नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए आया फिर उसने वापस चले जाना है। आपका कंपटीशन सिर्फ उन 3 के साथ होगा जो आपकी क्लास के हैं। सिमिलरली ये जो एसपी होते हैं ये स्पॉन्सर्ड होते हैं, इनकी ये असल लोकेशन ये नहीं होती, इनकी जगह असल में ये नहीं है, इनकी जगह नीचे कहीं होती है, ठीक है। ये ऐड लगा के टॉप पे आए होते हैं, पैसे दे के टॉप पे आए हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट की गई है इन्होंने, इसलिए ये लिखा हुआ है एसपी, एसपी स्टैंड फॉर स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर्ड है। तो इन्हें हटा, इनके साथ हमारा कंपटीशन नहीं है, मतलब पहले 4 मेरे कंपटीटर नहीं है। तो इन चारों को रिमूव करने का आसान तरीका क्या है, आप सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट करने के बजाय आप देखें नीचे और भी स्पॉन्सर्ड होंगे, टॉप 10 है स्पॉन्सर्ड, नीचे देखें, नीचे ये देखें 17, 18, 19 नंबर पे, 17 और 18 नंबर पे भी एसपी बैठा है, स्पॉन्सर्ड है। फिर नीचे जाए तो नीचे 31, 32, 33 नंबर पे भी स्पॉन्सर्ड है, मतलब और भी स्पॉन्सर ज्यादा सारे बैठे हैं। तो इन सारे स्पॉन्सर्स को एक एक बार डिलीट करने की बजाय आप फिल्टर रिजल्ट में जाएं, ये साइड पे आइकन, ये फिल्टर रिजल्ट, इस पे जाएं, यहाँ पे हाइड स्पॉन्सर का ऑप्शन है, इसे टिक करें और अप्लाई फिल्टर कर दें। अप्लाई फिल्टर किया, पहले आप कितने सेलर थे जी, 60 थे, अब कितने रह गए, 48। अब इन 48 में जो आपके कंपटीटर हैं, आपके जो कंपटीटर है वो कौन है, 5 से लेकर 13 तक, 14 तक आपके, हाँ 5 से 14 तक आपके ये टॉप 10 बन रहे हैं, ये आपके कंपटीटर है। अब इन 10 के साथ आपने कंपीट करना है। अब सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है जी, ये प्रोडक्ट डिटेल है, इसमें ये टाइटल वगैरह और ये इसकी लिस्टिंग है पूरी, आ जाए, इस पर क्लिक करते हैं, लिस्टिंग आ जाएगी, ये टाइटल है इसका, ये एसिन है, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये ब्रांड है। अब वहां पे आपने क्राइटेरिया में पढ़ा था कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ब्रांड 3 बार से ज्यादा ना हो, ठीक है। अब ये ब्रांड की नेम लिखे हुए हैं, टीफॉल, ऑलक्लैड, ठीक है, होम है, हीरो, ये ब्रांड आ रहे हैं। अब वहां पे था कोई भी ब्रांड 3 बार से ज्यादा ना हो, तो यहाँ पे देखें टीफॉल टॉप पे भी बैठा है, ये टॉप पे पहले 5वें नंबर पे, 5वें पे भी बैठा है, 11वें पे भी बैठा है, 12वें पे भी बैठा है, और नीचे जाए तो 14वें पे भी बैठा है। तो टॉप 10 में ये 4 बार आ चुका है, एक ब्रांड टॉप 10 में 4 बार आ चुका है, इट्स मीन ब्रांड डोमिनेंट है, सारी सेल्स तो ये ब्रांड लेके जा रहा है, ऑल कैड भी रिपीट हो रहा है लेकिन वो नीचे हो रहा है, सारी सेल्स तो ये ब्रांड लेके जा रहा है। इसके अभी रेवेन्यू देखिएगा आगे जाके, तो ये प्रोडक्ट मैं यहीं से रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि इसमें ब्रांड बहुत बड़ा बैठा है, 4 जगह बैठा है वो, तो वो सारी चीजें वो लेके चला जाएगा। उसके बाद अगर मैं नीचे और देखूं तो यहाँ ऑल क्लैड देखें, 6ठे नंबर पे ऑल क्लैड है, इधर देखें तो 15वें नंबर पे ऑल क्लैड बैठा है। मेरा कंपटीटर नहीं है ऑल क्लैड, लेकिन क्या पता, लेकिन है तो सही ना, सेलर तो उसके भी 2 बैठे हैं। फिर नीचे देखें तो 19वें नंबर पे भी ऑल क्लैड बैठा है, ऑल क्लैड भी रिपीट हो रहा है, तो इट्स मीन सेलर ज्यादा बैठे हैं, इनके एक्टिव सेलर वो आगे जाते हैं। तो ब्रांड डोमिनेंसी है, प्रोडक्ट मेरा यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। मैं इस प्रोडक्ट में फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को किसी प्रोडक्ट पे समझाना है क्योंकि इसकी बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं, रेवेन्यू वगैरह और सारा कुछ। तो मतलब यहाँ से मेरा प्रोडक्ट वैसे रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन सपोज करें ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, ब्रांड डोमिनेंसी ऐसे पता चलता है कि ब्रांड रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो ब्रांड डोमिनेंट है, खत्म, फर्दर एनालिसिस नहीं करना।
लेकिन लेट्स सपोज ब्रांड रिपीट नहीं हो रहा, सपोज करें। नेक्स्ट आपने प्राइस देखनी है। प्राइस क्या देखनी है आपको? क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बताएगी ये प्राइस। आपने देखना है कि प्राइस आपकी रेंज में है या नहीं है। अब यहाँ एक की ज्यादा है तो इट्स ओके, एक की रेंज से आउट है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। सेल्स, आपको पता है सेल्स अच्छी होनी चाहिए। सेल्स यहाँ पे देखें, सेल्स डोमिनेंट कांस्टेंट हो सबकी। अब यहाँ पे देखें, एक बैठा 10,000, एक बैठा 8,000, एक बैठा 12,000, 14,000, 7,000, ठीक है, नीचे भी 7,000, और ये बैठा है 1,700, एक बैठा 1,000, एक बैठा 3,000। मतलब मेरे 3 सेलर ऐसे हैं जो 7,000 से नीचे हैं। अदरवाइज एवरेज सेल्स जो इन 10 की निकालते हैं तो 2-3 हजार बनती है, और मुझे चाहिए रेवेन्यू अच्छा खासा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, अपनी इस प्राइस को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। रेवेन्यू भी इनका देखें बहुत ज्यादा है, तो सेल्स इनकी तकरीबन कांस्टेंट है। इसका मतलब कांस्टेंट से मुराद ये कि इनमें टॉप 10 में कोई ऐसा नहीं बैठा जो 1000 से कम सेल कर, एक ऐसा बैठा है जो 1000 तक कर रहा है। अदरवाइज बाकी सारे क्या कर रहे हैं, एक 1700 कर रहा है, बाकी 3,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000। अब जो जितना मीठा मतलब गुड़ डालेगा उतना ज्यादा मीठा होगा। जो Excuse me, ज्यादा sir. कमा रहा है, सर ये सेल्स से मुराद सर मतलब ये कितने ऑर्डर्स हैं इनके, इसका ये मतलब है कि नहीं कितने सेल्स से प्रोडक्ट, प्राइस। जी जी, कितने ऑर्डर इन्होंने भेजे हैं। जी ठीक हो गया। जी, सेल्स कांस्टेंट होनी चाहिए, और अप्रोक्सीमेटली इसकी कांस्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, मतलब कि कोई भी लॉस में नहीं जा रहा है। सम टाइम आप प्रोडक्ट्स देखेंगे उसमें वहां पे ये हाल होगा, सूरत हाल ये होगी कि जो कोई 3-4 सेलर ऐसे होंगे जो 25-25 हजार, 20-20 हजार या 8-8 हजार सेल लेके जा रहे हैं, और बाकी जो होंगे वो कोई 200 कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, कोई 50 सेल कर रहा है, कोई 300 कर रहा है, कोई 500 कर रहा है। ये हालत होगी। तो वो क्या होता है, वो एक कांस्टेंट सेल्स नहीं होती, ये कांस्टेंट सेल है अप्रोक्सीमेटली। कि मतलब सबको फायदा हो रहा है जो जितने ऐड लगा रहा है। अब यहाँ एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्यों? हम मार्केट प्लेस यूएस सेलेक्ट की हुई है, यहाँ कंपटीशन ज्यादा है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चलाना जरूरी है, पीपीसी कैंपेन चलाना जरूरी है। तो इससे जो कम कमा रहे हैं उनकी प्राइसेस भी कम होगी। देखिएगा जो 3,000 जिनकी सेल्स हैं उनकी 19 प्राइस है, लेकिन यहाँ पे 34 है, इसकी 14,000 है, इसकी प्राइस 8 है, 43 प्राइस है, 102 पे 17। प्राइस भी डिपेंड करती है आपकी सेल्स पे, ठीक है, कि आपकी कितनी सेल्स होंगी, प्राइस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसके बाद रेवेन्यू जो करता है डायरेक्ट लिंक करते हैं आपकी सेल्स पे। अगर सेल्स जितने ऑर्डर आप भेजेंगे उतना कमाएंगे। अब प्राइस जो है वो डायरेक्ट किस सेट के साथ लिंक एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो ऑर्डर्स हैं ये सेल्स हैं सर, ये कितने हैं मतलब ये शुरू से लेकर अभी तक होंगे कि नहीं, ये 1 मंथ के या 2 मंथ के, ये हमें कैसे पता चलेगा? 30 डेज का रिजल्ट होता है हमारे। जी सर ठीक हो गया। ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ना ये एनालिसिस, 1 हफ्ते बाद ये टोटली चेंज होगा। कोई भी प्रोडक्ट आप हंट करेंगे उसका लाइफ टाइम सिर्फ 1 वीक होगा। 1 वीक के अंदर अंदर आपको सोर्सिंग स्टार्ट करनी होती है, एसिन बाय कर लेना होता है, ठीक है सर समझ नहीं आई, रिपीट कीजिएगा। जी सर ठीक हो गया। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट आप हंट करेंगे उसका लाइफ टाइम जो होगा वो 1 वीक होगा। 1 वीक बाद ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, सेल्स चेंज हो जाएंगी, रेवेन्यू चेंज हो जाएगा, ब्रांड डोमिनेंसी चेंज हो जाएगी, एक्टिव सेलर तक चेंज हो जाएंगे, बीएसआर डेली बेसिस पे चेंज हो जाता है। ये सिर्फ 1 वीक की लाइफ टाइम होता है। आपने कोई भी प्रोडक्ट हंट किया तो आपको एसिन, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो बाय करना होता है विद इन 1 वीक। अदरवाइज अगर आप नहीं करते बाय तो वो सारा रिकॉर्ड खराब हो जाता है, फिर आप दोबारा बाद में नए सिरे से फिर एनालिसिस करना पड़ जाता है। तो सर 1 वीक के अंदर हमने जब एसन बाय करना होगा और सर उसके बाद अगर ये मतलब चेंज हो जाते तो फिर इससे हमारी प्रोडक्ट पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? फिर उससे नहीं होगा, फिर आपको पता होगा कि आपने जो कीवर्ड जो सर्च टर्म ली थी आपकी लोकेशन फिक्स हो जाती है ना। एसिन बाय करेंगे तो आपकी लोकेशन फिक्स हो जाएगी, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता।
एक्टिव सेलर से मुराद कि इस एक ब्रांड को कितने लोग बेच रहे हैं, ठीक है। लाइक ये लेट्स सपोज ये जो एक ब्रांड है की फॉल, समझे एक दुकान है, फिजिकली समझे एक दुकान है, इसमें 11 लोग बेचने वाले हैं और एक नीचे आल क्लैड दुकान है, उसमें 4 लोग बेचने वाले हैं। साथ एक होम हीरो या सेंसरेट एक दुकान है, उसमें एक एक आदमी बेचने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि जिसमें 11 लोग बेच रहे हैं और जिसमें एक अकेला आदमी बैठ रहा है, तो किस में ज्यादा ग्राहक आएंगे, किस में ज्यादा कस्टमर आएंगे और कौन ज्यादा कस्टमर्स को डील कर सकेगा? ऑब्वियसली जिसमें सेलर ज्यादा होंगे। बाकी जिसके पास एक होंगे वो एट अ टाइम 2-3 कस्टमर्स को डील कर सकते हैं, बाकी कस्टमर आपको पता है ज्यादा देर तो खड़े नहीं होते, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो यहाँ एक्टिव सेलर ज्यादा होते हैं, तो इट्स मीन इनकी लिस्टिंग जो होती है वो शेयर हुई होती है, तो इन्होंने अपनी लिस्टिंग शेयर की होती है आगे, सेम लिस्टिंग 100% इसी ब्रांड की, इस ब्रांड का नाम, लेकिन वो बाकी सेलर्स को शेयर की होती है, वो जो होलसेल का काम करते हैं, वो अब इनके साथ मीट कर लेते हैं, इनके साथ मिल जाते हैं, ठीक है। इनसे इन्हें कुछ पैसे देते हैं, इनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, इनका ब्रांड का नेम यूज करते हैं, इन्हीं से क्वांटिटी खरीदते हैं और फिर थोड़ी प्राइस इंक्रीज करके महंगी बेचते हैं, ठीक है। वो एक्टिव सेलर होते हैं। वो इससे क्या होता है, ब्रांड जो है वो प्रमोट बहुत जल्दी हो जाता है और उसकी सेल्स ज्यादा हो जाती है। और जिसमें एक एक्टिव सेलर अकेला बैठा हो तो वो इट्स मीन कि उसने खुद अपने बलबूते पे करना है सारा। जो हम प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट हंट करते हैं उसमें एक्टिव सेलर हमें सिर्फ एक चाहिए। प्राइवेट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेलर्स हैं ये गलत है, यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है। हाँ, होलसेल के लिए मैं इस ब्रांड में जा सकता हूँ, टी फॉल में भी जा सकता हूँ, कैल्फेलॉन में भी जा सकता हूँ, और उसके बाद ये टी फॉल नीचे टी फॉल में जा सकता हूँ। ये जिनके एक्टिव सेलर हैं ज्यादा, इनमें मैं होलसेल के लिए इन ब्रांड्स के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। इस प्रोडक्ट के इस ब्रांड के साथ मैं मीट कर सकता हूँ। प्राइवेट लेवल के लिए ये प्रोडक्ट अगर मैं करता हूँ तो फिर इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए मेरे पास, 30 से 40 हजार डॉलर हो, मैं टक्कर दे सकूं, अच्छी टक्कर दे सकूं ब्रांड को। ये देखें एक सेलर बैठा है, ठीक है, एक सेलर भी बैठे हैं, लेकिन आपने क्या करना है, बेस्ट प्रोडक्ट आपका वो होगा जिसमें टॉप 10 में 8 या 7 बंदे ऐसे हों जिनका एक सेलर हो। 2 से 3 बंदे ऐसे हो सकते हैं जिनमें 3 सेलर बैठे हों, 4 सेलर बैठे हों, 2 सेलर बैठे हों, ठीक है। कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन इट डजंट मीन कि जिस तरह यही आपके सामने है कि ज्यादा लोग 11, 4, 15, 10, 21 और कम लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास एक सेलर है, तो फिर ये पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अगर इन केस आपके पास पैसे इतने हैं, आप सिर्फ रेवेन्यू देख रहे हो, आपने सही से एनालिसिस नहीं किया, आपने रेवेन्यू देखा, रेवेन्यू इतना ज्यादा आ रहा है, सेल्स इतनी ज्यादा अच्छी है, आपके पास इन्वेस्टमेंट $5,000 है, आप कहते मैं यही प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूँ, $5,000 में आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी हद 2000 में आपका अच्छा सा पीस, अच्छे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो सकता है $2000 में, ठीक है। बाकी खर्चे मिला के $3000 कर लो, $2000 आपके पास फिर भी बच जाता है। लेकिन बात आ जाती है पीपीसी कैंपेन की, मार्केट में नाम बनाने की, प्रोडक्ट को प्रमोट करने की, वहां पे मार खा जाते हैं ये लोग जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट होती है और ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे उनके सामने बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, फिर वहां वो टक्कर नहीं दे सकते उन्हें, फिर उनका प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाता है, फिर वो रोते हैं कि हमारी सेल्स नहीं हो रही। तो इस ऐसी मार्केट में वही घुस सकता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है। जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है वो प्रोडक्ट वही ले जिसमें वो कंपटीटर कम हो, जिन्हें वो कम्पीट भी कर सके। वो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बस रेवेन्यू देखकर कितना अच्छा रेवेन्यू है तो बस इसी में चले जाते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ये नहीं सोचते कि भाई इतना अच्छा रेवेन्यू है तो थोड़ा आप गुड़ भी डालो, मीठा ज्यादा कब आएगा, इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए आपके पास। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि सेलर आपके पास एक हो, 1-2 पे कंप्रोमाइज हो सकता है जिसमें 2-2 सेलर हो। रेटिंग आपको पता है 4.2 से अबव होनी चाहिए, अगर एक आध की कम होती भी है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। रिव्यू काउंट, आप लोगों ने रिव्यू काउंट पढ़े, वहां लिखा हुआ था क्राइटेरिया में 1500 रिव्यूज होने चाहिए तकरीबन, लेकिन रेवेन्यू भी वहां पे क्या लिखा हुआ था 1500, सॉरी रिव्यूज 1500 थे, रेवेन्यू भी कितना लिखा हुआ था 15,000 लिखा हुआ था या 25,000 लिखा हुआ था, आई थिंक सो 15 या 15,000 था, 15,000 ही है। 15,000 रिव्यूज, 15,000 पे 1500 रिव्यूज वो कह रहा है। यहाँ पे देखें रेवेन्यू कितने लाखों में जा रहा है,
अब जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि वो लाखों कमाना चाह रहा है, तो उसके लिए ये रिव्यूज कुछ भी नहीं है, वो इन्हें कम्पीट कर सकता है। वो रिव्यूज उसके लिए थे 1500, जिसके पास इन्वेस्टमेंट आउटकम जो $15,000 लेना चाह रहा है। इन्वेस्टमेंट जिसके पास कम है उसके लिए कम लो, ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस्ट कौन सा होगा कि इन्वेस्टमेंट कम हो, फायदा ज्यादा हो और रिव्यूज भी कम हो। प्रोडक्ट तो बेस्ट वही होगा ना जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम हो। इन्वेस्टमेंट कम कब होगी? जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी, जब उसमें कंपटीटर कमजोर होंगे। कंपटीटर कमजोर होने से मुराद उनका रेवेन्यू तो ज्यादा होगा, सेल्स भी ज्यादा होगी, लेकिन ये रिव्यूज कम होंगे, रेटिंग जो होगी वो भी ज्यादा होगी, रिव्यूज कम होंगे। रिव्यूज कम होंगे तो हमें उन्हें टक्कर देना आसान होगी। हम रिव्यूज थोड़े से लेके अपनी रेटिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रिव्यूज की बेस पे रेटिंग बनती है और सेल्स की बेस पे हम रिव्यूज लेके हम रेटिंग करवा सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट प्रोडक्ट वो कंसीडर होगा, लेकिन आपका ये प्रोडक्ट भी बेस्ट होता है, लेकिन उसके लिए जिसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है। ये रिव्यूज हैं। अदरवाइज आपने जो सिंपल प्रोडक्ट लेने हैं, आपने 35-25 हजार डॉलर तक या 30 हजार डॉलर तक, तो उसमें रिव्यूज जो आपके होने चाहिए मैक्सिमम 1500-1600 हो जाएं, 1-2 के 1700-1800 हो सकते हैं, लेकिन बाकी सबके कम होने चाहिए। अगर रिव्यूज ज्यादा होते हैं तो समझे आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक रिव्यू के बदले आपके पास कम से कम $5 होना चाहिए एक रिव्यू के बदले। तो खुद अंदाजा लगा लें, जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उतनी ज्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सबसे ज्यादा खर्चा ये रिव्यूज लेने पे, रेटिंग बढ़ाने पे होता है, वरना प्रोडक्ट बहुत सस्ता मैन्युफैक्चर हो जाता है। ये जो इमेजेस का कॉलम है, ये इमेजेस ये दिखा रहे हैं कि इसने लिस्टिंग में कितनी इमेजेस यूज की हैं। रिव्यू वेलोसिटी, रिव्यूज और सेल्स को डिवाइड करके वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है। इससे हमें अंदाजा होता है कि कितने रिव्यूज पे हमें एक सेल मिल रही है या कितने सेल पे हमें एक रिव्यू कितने रिव्यूज मिल रहे हैं। समटाइम ऐसा होता है जब रिव्यूज ज्यादा होते हैं, सेल्स कम होती हैं, फिर वहाँ एस्टिमेट ये किया जाता है कि ठीक है 2 रिव्यूज के बदले हमारे पास एक सेल है, मतलब एक सेल पे हमें 2 रिव्यू पड़ रहे हैं, ठीक है। वहां तब रिव्यूज ज्यादा होते हैं, तो रिव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तो 2 रिव्यू पे हमें एक सेल पड़ती है। और दूसरा उल्टी साइड क्या होती है कि जब हमारे पास सेल्स ज्यादा होती है, रिव्यूज कम होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक रिव्यू है और सेल जो है आइटम जो सोल्ड आइटम है वो 2 या 3 है, तो 2-3 सेल्स पे आपको एक रिव्यू पड़ होता है। ये एक रेशियो होती है। ये वेलोसिटी ये ज्यादा इतनी नहीं इफेक्ट करती है। अगर बाकी चीजें सही हैं तो ये वेलोसिटी पे इतना फोकस नहीं करते। बाय बॉक्स यहाँ पे देख लें, Amazon। अब यहाँ पे ये जो 11 लिस्टिंग हुई है, अब ये जो ब्रांड था, ये जो प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, टी फॉल है। Amazon ब्रांड नहीं है। ये जो Amazon लिखा हुआ है, Amazon ब्रांड Amazon नहीं है, लेकिन Amazon ने भी इस ब्रांड के साथ मी टू किया हुआ है। इस ब्रांड के साथ Amazon भी मिला हुआ है। Amazon भी इस ब्रांड को साथ मिलके काम कर रहा है। खुद अपना उसने ये ब्रांड लॉन्च नहीं किया, कुछ है अंदर लॉन्च किया, वो आगे मैं दिखाता हूँ कौन कौन से Amazon बैठा है। लेकिन ये जो टी फाल है, इसके साथ Amazon ने भी मी टू किया हुआ है। ये बाय बॉक्स होता है होलसेल वालों के पास। अब यहाँ पे आपने देखा होगा सेलर कितने ज्यादा थे, जहाँ सेलर ज्यादा होते हैं वहाँ बाय बॉक्स आ जाता है। अब बाय बॉक्स क्या है, समझे, एक ताज है। ये जो ऑनर होता है प्रोडक्ट का, उसके अथॉरिटी होती है, वो जो उसके नीचे काम है, जो उसके वर्कर हैं, समझे, जो सेलर है, उसके एक्टिव सेलर, वो जिसे मर्जी दे दे, उसकी मर्जी है। और बाय बॉक्स जिसके पास होगा उसकी इन्वेंट्री में से प्रोडक्ट जाएगा और पैसे उसके पास आएंगे, ठीक है। और पैसे उसके पास आएंगे, फिर वो ब्रांड से खरीदेगा, तो ब्रांड को तो इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली उस सेलर को फायदा हो रहा होगा क्योंकि उसके क्वांटिटी से प्रोडक्ट जा रहा होगा। ये बाय बॉक्स शफल होता रहता है। ये जो ऑनर होता है, जो ब्रांड है, उसकी अथॉरिटी होती है, जिसे मर्जी दे, तो वो किसे देते हैं, ऑब्वियसली उससे देगा जो उसके ब्रांड को प्रमोट करेगा, जो उसके ब्रांड पे खर्चा करके एड चला के रैंकिंग बढ़ाएगा। और उस Amazon जो ब्रांड है उसे फील होगा कि इस बंदे के थ्रू मैं अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करवा सकता हूँ, मुझे ज्यादा फायदा हो सकता है, तो वो उसे बाय बॉक्स देता है। अदरवाइज वो शफल करता रहता है। ये होलसेल के काम में आता है। प्राइवेट लेवल में ये काम नहीं होता। प्राइवेट लेवल में ऑनर के पास खुद ये बाय बॉक्स होता है।
प्राइवेट लेबल में ये वाई बॉक्स वाला झंझट नहीं होता। कैटेगरी, आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। साइज टाइप, आपका प्रोडक्ट का साइज क्या है वो है। फुलफिलमेंट की बात आ रही है। अगर फुलफिलमेंट पे फोकस करें, यहाँ पे दो तरह का लिखा हुआ है, FBA और AMG। FBA, 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 AMG। अब ये FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। इसका मतलब अमेज़न फुलफिलमेंट कर रहा है, प्रोडक्ट बेच नहीं रहा। ब्रांड अमेज़न का नहीं है, अमेज़न खुद सेलर नहीं है उस ब्रांड का। अमेज़न सिर्फ क्या काम कर रहा है, एज अ डिलीवरी बॉय काम कर रहा है। FBA का ये मतलब है कि अमेज़न सिर्फ डिलीवरी कर रहा है, ब्रांड उसका नहीं है, ब्रांड कोई और है। अमेज़न खुद वो सेलर नहीं है उसका। लेकिन ये जो AMG लिखा हुआ है, इसका मतलब अमेज़न खुद सेलर है उस प्रोडक्ट का। अमेज़न खुद ही उस प्रोडक्ट का सेलर है, ठीक है। इस AMG का मतलब ये है। अगर टॉप 10 में आपका 3 बार AMG आ जाता है तो इट्स मीन आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट है। क्यों? क्योंकि अमेज़न डोमिनेंसी हो गई है। अमेज़न इज मोर देन 3 टाइम इन टॉप 10, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर टॉप 5 में 2 बार आ जाता है तो भी आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेज़न मार्केट प्लेस में आ गया है। अब अमेज़न, अब जितना जोर लगा लें, अब जिसका घर है उसे घर से तो नहीं ना निकाल सकते। तो अमेज़न से आप compete करने का ना सोचें। उसने खुद अपना, जब उसकी मर्जी वो अपनी रेटिंग बढ़ा दे, जब उसकी मर्जी कम कर दे, वो सरदार बंदा है, हुकूमत उसकी है, तो हम उसे टक्कर देने की सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये है कि उसके साथ साथ चल के कमा अच्छा खासा लेते हैं। सर समझ नहीं आई, रिपीट करें कि वो प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न वो भी सेल कर रहा है और आपका भी उसी उसमें रैंकिंग में आ जाता है। मैं कह रहा हूँ अमेज़न अगर सेल कर रहा है, कोई ऐसा ब्रांड है जिसमें अमेज़न डोमिनेट है और हम कहते हैं नहीं मैं इसमें चला जाता हूँ, तो उसमें क्या होता है, अमेज़न खुद सेल तो कर रहा होता है ना, अपनी रैंकिंग में बढ़ा रहा होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है। जब चाहे अपनी इंक्रीज कर दे अपने प्रोडक्ट के रेटिंग, जब चाहे डिक्रीज करवा ले, सारा इख्तियार उसके हाथ में होता है। अगर मैं चाहता हूँ मैं भी ये प्रोडक्ट फिर भी लॉन्च करना है तो फिर भी कमा लेते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि अमेज़न कितना कमा रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अमेज़न डोमिनेंसी हो जाती है लेकिन ओवरऑल बाकी प्रोडक्ट अच्छा होता है, तो हम कुछ चीजें चेक करते हैं। हम क्या चेक करते हैं? रेवेन्यू चेक करते हैं। ये जो अमेज़न सेलर बैठा है, ये दूसरे नंबर पे बैठा है, मैं चेक करूंगा कि अमेज़न कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब अमेज़न देखें यहाँ पे कह रहा है 6,27,661, ठीक है। बाकी कितना कर रहे हैं? 31,000, 65,000। फिर अमेज़न बैठा है चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे, तो फिर वो कितना कमा रहा है? 4 लाख। अगर 5वें नंबर पे बैठा है, सॉरी 10वें नंबर पे बैठा है, तो कितना कमा रहा है जी? 1,17,000, 4,24,000, 3,20,000। तो इट्स मीन अमेज़न डोमिनेंट है। सारा रेवेन्यू तो अमेज़न लेके जा रही है। देखिए 6,27,000 ये अमेज़न बैठा है, तो सारा रेवेन्यू तो अमेज़न लेके जा रहा है। बाकियों के पास तो बच्चा कुछ आ रहा है, लेकिन बाकियों के पास भी देख लें अच्छा खासा आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं फिर भी जाऊं इस प्रोडक्ट में, तो मैं बाकियों की कंडीशन देख लूंगा। अगर ये बाकी ना कमा रहे होते तो मैं कहता इस प्रोडक्ट में जाना बेवकूफी है, मेरा पैसा डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पे बाकी भी कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। 31,000, 65,000, 1 लाख, ठीक है, कमा रहे हैं बाकी भी। तो मैं इस प्रोडक्ट में जाऊंगा। वहां पे हम रेवेन्यू चेक कर लेते हैं कि वहाँ रेवेन्यू में भी क्या नाइंसाफी, मतलब नाइंसाफी से मुराद सारा रेवेन्यू भी अमेज़न तो नहीं लेके जा रहा, बाकियों को भी हिस्सा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो आप जाएंगे, नहीं मिल रहा तो फिर छोड़ देंगे। ये होती है अमेज़न डोमिनेंसी। सर अमेज़न अपनी प्रोडक्ट करने के लिए किसी और को वो तो नहीं कर सकता ना, आपकी खुद से वो कम तो नहीं कर सकता ताकि उसकी प्रोडक्ट ज्यादा वो। नहीं, उसकी कम नहीं कर सकता, लेकिन अपनी तो बढ़ा सकते हैं ना। बिडिंग आ जाती है जब हम पीपीसी करेंगे ना, तो पीपीसी में अमेज़न अपनी रैंकिंग खुद बढ़ा सकते हैं। उसके पास अथॉरिटी है, दूसरे के बेशक कम ना करे लेकिन अपनी तो बढ़ा सकते हैं ना। अब दूसरा लेट्स सपोज आप कहते हो आप में घर मेरा है, आप केस कर लो, आप जिद करो, मेरे ऊपर आने की कोशिश करो और कोर्ट पे केस कर दो और मेरे घर पे कब्जा कर लो। 2 माह 2 साल आप रह लोगे, एक मतलब घर की मालकियत आपके पास आ जाएगी। जब मैं पीछे से फिर कागजात चेक करवाऊंगा, विरासत मेरे नाम होगी, फिर आपको वो मतलब नीचे आ जाओगे, फिर एक लेवल डाउन हो जाओगे, मैं फिर टॉप पे आ जाऊंगा। यही काम है अमेज़न। चलो आप वक्ती तौर पे कुछ अर्से ऊपर चले भी जाओ अमेज़न, क्योंकि अमेज़न सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं कर रहा, बहुत से प्रोडक्ट कर रहा है। लेट्स सपोज एक इस फ्राई पैन में वो थोड़ा सा नीचे आ भी जाता है, तो फिर
किसी भी टाइम अपनी रैंकिंग इंक्रीज कर सकता है, फिर आपकी रैंकिंग कम हो सकती है, फिर उसका खर्चा पीपीसी पे ज्यादा नहीं हो रहा, आपका खर्च हो रहा है, वो प्राइस अपनी डाउन कर देता है, आप प्राइस डाउन करते हो तो आप लॉस में जाते हो। लाइक आपका सारे खर्चे निकाल के आपका प्रोडक्ट $20 का पड़ रहा है आपको, और आप $25 का बेच रहे हो, $5 आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेट्स सपोज, बहुत कम है। और अमेजोन जो है वही प्रोडक्ट आप 25 में बेच रहे हो, अमेजोन वही प्रोडक्ट $19 में बेचे, और आप $19 का बेच सकोगे? आप बेचोगे तो आपको तो लॉस होगा, लेकिन अमेजोन बेच सकता है, क्यों? उसका न वेयर हाउस के खर्चे हैं उसके, न एफबीए चार्जेस हैं उसके, ठीक है, न उसने सेलिंग कॉस्ट देनी है, ना ही उसके पीपीसी के खर्चे हैं, उसने तो सीधा सीधा मुनाफा ही लेना है। वो कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते, ये चीज होती है। इसलिए हम जिसमें अमेजोन हो हम अवॉइड करते हैं, कुछ में जाना ही नहीं है। डायमेंशन है, वेट है उसका कि वेट कितना है, ये एलबी में है, ठीक है। और क्रिएशन डेट, क्राइटेरिया में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो भी सेलर है एटलीस्ट उसकी लिस्टिंग लाइफ जो है 6 मंथ होल्डर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लें तकरीबन सारे 6 माह पुराने बैठे हैं, कोई भी 6 माह से नया नहीं है। 2021 के भी हैं 2-3 सेलर, लेकिन वो भी पुराने हैं। ये था आपका कंपटीटर एनालिसिस। ठीक है, होप सो आज समझ आई होगी। जी जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन की शायद हो सकता है शुरू में अपनी कंसल्टेशन नहीं थी, ये चीज मिस हुई है मुझसे कि जो अभी हमें रिजल्ट शो हो रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि एक का एवरेज हाई वैल्यू है किसी प्रोडक्ट क्या की? कह सकते हैं? डेली बेस पे एक वीक का एवरेज जो उसका वो होता है वो शो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपने कहा ना चेंज डेली चेंज होंगे, वो डेली चेंज हो सकता है उसकी एक दिन पहले अच्छी हो सकता है उसकी आज की सेल अच्छी हो, उस वजह से वो ऑब्वियसली चेंज तो होगा। लेकिन ये जो हमें रिजल्ट शो हो रहे हैं ये एक मंथ का है, एक वीक का है, या ये अगर हम कंपेयर करें तो ये कितना पुराना इसका वो है, वो एक मंथ ये का जो 30 दिन स्टैटिस्टिक्स का, शो करते हैं 30 दिन का। जिस दिन हम सर्च करेंगे उससे पीछे 30 दिन। जी, इसका रेवेन्यू सेल्स और बीएसआर डेली बेसिस का होता है, ये इसकी शिफ्टिंग होती है। रेवेन्यू इसका, सेल्स इसकी ये 30 माह पुरानी होती है, मतलब 30 दिन पुरानी होती है, सॉरी। रिव्यूज इसके ओवरऑल इसके पेज पे रिव्यूज और रेटिंग इसके ओवरऑल लाइफ टाइम, मतलब जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से लेके अब तक इसके रिव्यूज और रेटिंग इसकी तब से लेके अब तक की होती है। रेवेन्यू सेल्स इसके 30 दिन के होते हैं। और उसके बाद जो होता है क्या नाम है, और क्या क्या होता है, एक तो वेट इसका लाइफ टाइम में वही रहता है। बीएसआर, यहाँ पे बीएसआर होगा, बेस्ट सेलर रैंक, ये डेली बेसिस का होता है। बेस्ट सेलर रैंक डेली बेसिस पे चेंज होता है, ज्यादा फर्क नहीं आता, थोड़ा बहुत फर्क आता है। इसमें हजारों के फर्क नॉर्मल कंसीडर होते हैं। हाँ, अगर बीएसआर 25,000 से की जगह 50,000 हो जाए एक दिन में तो वो फर्क महसूस किया जाता है कि ये फर्क है। 12 ये लेट्स सो 8,000 है, 8,000 की बजाय कल 10,000 हो जाए तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो गया, बहुत माइनर फर्क होता है, बस 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये चेंज नहीं होता, इतना जल्दी चेंज नहीं होता। अच्छा सर, ये जो आपका अपना अमेज़न का अकाउंट है, ये कोई इस तरह डमी अकाउंट बनाया जा सकता है सेलर का, या कि ये आप लास्ट टाइम मैंने अकाउंट बना सकते, वीडियो शेयर की डमी मेरा तो अकाउंट बनाया जा नॉर्मल। सकता है। अच्छा, मैंने जो वीडियो शेयर की थी उसमें जो मैं कैटेगरीज होंगी एज अ बायर, वो सेलर अकाउंट सेम है, ये डिफरेंट होगा कुछ कैटेगरीज में? जी जी, बस 2 मिनट यार, देखें डमी अकाउंट इसका बनाया जा सकता है, लेकिन उस डमी अकाउंट पे आप कोई वर्किंग नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। सिर्फ उसको जज करने के लिए, उसे समझने के लिए आप बना सकते हैं, इंडिया का बना सकते हैं, बाकी नहीं बना सकते। बाकियों की वेरिफिकेशन बहुत सख्त है। इंडिया का आप डमी अकाउंट बना सकते हैं, उसके बाद उस पर आप बस थोड़ा सा जज कर सकते हैं कि कैसे वर्किंग होनी है। आप कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्टिंग से पहले आपको एसिन बाय करना पड़ता है, तब जाके आप लिस्टिंग कर सकते हैं। हंटिंग वैसे सेलर सेंटर पे नहीं होती, वो अपने साइट पे करनी होती है। पीपीसी कंपेन में आपको सेलर सेंटर पे ही करवाऊंगा, डोंट वरी, पीपीसी कंपेन आपको सेलर सेंटर पे ही करवाई जाएगी।
और वैसे मैं सेलर सेंटर का फ्लो सारा कुछ दिखा दूंगा, समझा दूंगा। अच्छा सर, ये जो अभी आप हमें शो करते हैं कैटेगरीज वगैरह, ये आप विदाउट लॉगिन करते हैं हमें शो, जो वेबसाइट से करते हैं, या कि आपका कोई सेलर अकाउंट है? ये विदाउट लॉग इन होता है। जिस तरह मेरे मोबाइल में डायरेक्ट Amazon, वो मोबाइल एप्लीकेशन और वेब ये दोनों सेम ही है ना, या डिफरेंट है दोनों का कैटेगरी? हाँ सेम है, कोई फर्क नहीं। अच्छा, मैंने ग्रुप में एक वीडियो शेयर की थी, मुझे डाउट हुआ शायद हो सकता है मैंने ये गलत शेयर कर दी, मैं पूछा आपसे। नहीं, शायद मैंने देखी नहीं है। इस रिलेटेड थी ये कैटेगरीज के बारे में क्वेश्चन पूछा ग्रुप मेंबर ने, तो मैंने उसमें वो रिस्पांस में कि एक वीडियो मैंने वो की थी, मुझे डाउट था कि शायद हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दी हो, मैं इसलिए आपसे पूछा था कि अकाउंट में डिफरेंस होता है, कोई सेलर के अकाउंट की कैटेगरी और एक विदाउट लॉगिन जो कैटेगरी शो करता है वो डिफरेंट है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं एज अ हंटर काम कर रहे हैं, और हंटर कहाँ काम करता है? डायरेक्ट मार्केट प्लेस में काम करता है, ठीक है। हंटर डायरेक्ट मार्केट प्लेस में काम करता है, तो अभी हम यहाँ डायरेक्ट मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं। फर्क कोई है, ये सेम है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी सर, सर पीएल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे बंदा? तो डिपेंड करता है मार्केट प्लेस का, आप मार्केट प्लेस कौन से सिलेक्ट करें। अगर यूएस से यूके मार्केट प्लेस आप सिलेक्ट करते हैं तो एवरेज प्रोडक्ट अगर आपने लॉन्च करना है और अच्छे तरीके से उसे रन भी करना है, लॉन्च करना मुश्किल नहीं है, रन करना मुश्किल है, ठीक है, सेल्स लेना मुश्किल है, तो आपके पास कम से कम $15,000 या $20,000 हो यूएसए यूके मार्केट में आज के दौर में लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट, और अच्छे तरीके से फिर अर्निंग भी आपकी अच्छी होगी। अगर $15,000 से $20,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो अर्निंग भी अप्रोक्सीमेटली फिगर यानी आप मिनिमम कितना होना चाहिए? वो मैं बताता हूँ। मिनिमम आप कर ले $12,000 $10,000, लेकिन फिर आपको इन्वेंट्री कम भेजनी पड़ेगी। खर्चा पीपीसी पे सबसे ज्यादा आता है। अगर आप कहते हैं कि मैं प्रोडक्ट की इन्वेंट्री भेज देता हूँ, फिर आपको वहां पे आपका प्रोडक्ट भेज देना सिर्फ ये इनफ नहीं होता, आपको सेल्स लेनी होती है, अपने पेज को प्रमोट करना होता है, वो मुश्किल होता है सबसे ज्यादा, और उस पर खर्चा आ जाता है। एक एक क्लिक के बदले हमें $3 पे करने पड़ते हैं। एक एक क्लिक के बदले हमारे ऐड पे क्लिक होते हैं, उसके बदले $3 पे करने पड़ते हैं। खर्चा वहां आता है, लेकिन उस खर्चे अगर वहां पे इन्वेस्ट करते हैं $15,000 से $20,000, बदले में आपको $30,000 प्रॉफिट भी होगा, लेकिन पहले इन्वेस्टमेंट है। यूएसए यूके मार्केट में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया में आप $5,000 से पीएल स्टार्ट कर सकते हो, यूएई में $5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से रन भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैक्सिको उसमें ज्यादा है,